बगदाद की सुबह हमेशा की तरह धूल भरी हवा से भरी थी, लेकिन उस दिन शहर के दिल में एक अलग ही बेचैनी तैर रही थी, जैसे आने वाले तूफान की आहट चारों तरफ फैल गई हो। अमेरिका इराक के खिलाफ युद्ध की तैयारियों को आखिरी चरण में ले आया था और राजधानी की गलियों में हर किसी के चेहरे पर डर, शक और अनिश्चितता की परत साफ झलक रही थी। लेकिन इसी बेचैनी के बीच एक गुप्त योजना भी आकार ले रही थी, इतिहास की सबसे बड़ी बैंक लूट, जिसे दुनिया एक दिन द बिगेस्ट बैंक रॉबरी एवर कहकर याद करेगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 मार्च 2003 की रात से, जब राष्ट्रपति भवन के अंदर कड़े सुरक्षा घेरे के बीच सद्दाम हुसैन अपने बेहद भरोसेमंद लोगों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। कमरे में मध्यम रोशनी थी और सद्दाम की आंखें कड़क इरादे के साथ चमक रही थीं। उनके सामने उनका बेटा कुसै हुसैन और कुछ अन्य टॉप ऑफिसर खड़े थे। सद्दाम ने गहरी आवाज में कहा, अगर कल तक युद्ध शुरू हो गया तो हमारी संपत्ति, हमारा रिजर्व सब खतरे में पड़ जाएगा। हमें इराक के भविष्य की सुरक्षा करनी है और इसके लिए हमें तुरंत कदम उठाना होगा। कुसै ने पिता की आंखों में देखते हुए धीरे से सवाल किया, आपका आदेश? सद्दाम ने टेबल पर एक हाथ से ठोकर मारी और बोले, कल सुबह सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से सारी नकदी निकलवा लो। सारा पैसा हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि यह आदेश एक नियमित सरकारी निर्देश था या इतिहास की सबसे बड़ी स्टेट बैक्ड रॉबरी। सद्दाम ने जेब से एक कागज निकाला, राष्ट्रपति का हस्ताक्षरित आदेश। उन्होंने वह कागज कुसै के हाथ में रखते हुए कहा, यह बैंक गवर्नर के लिए है। तुम यह आदेश दिखाकर पैसा निकलवा लोगे। कोई सवाल नहीं पूछेगा। कुसै ने आदेश की ओर देखते हुए सिर हिलाया। बस याद रहे, यह मिशन चुपचाप होना चाहिए। अगर किसी को भनक भी लगी तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। बैठक खत्म होने के बाद कुसै बाहर निकले। बाहर युद्ध की आहट तेज हो रही थी। आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। लेकिन कुसै के चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल मिशन की गंभीरता और उसे पूरा करने का दृढ़ इरादा। अगली सुबह सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के बाहर भारी सुरक्षा तैनात थी। बैंक का बाहरी हिस्सा एक विशाल किले जैसा दिखता था। ऊंची दीवारें, स्टील के दरवाजे और हर कोने पर फैले हथियारबंद गार्ड। बगदाद की सड़कों पर तनाव का माहौल था, लेकिन बैंक के भीतर और भी गहरी बेचैनी थी, क्योंकि अफवाहें फैल रही थीं कि कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह ठीक 8 बजे बैंक के गेट पर 3 बड़े ट्रक धीरे धीरे आकर रुके। उनके साथ कई सरकारी गाड़ियां थीं, जिनमें काले कपड़ों में स्पेशल सुरक्षा दल सवार था। ट्रकों के रुकते ही लोग सहम गए, ये क्या हो रहा है? किसका काफिला है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। बैंक के अंदर गवर्नर अपने कार्यालय में बैठे चिंतित बैठ थे। तभी दरवाजा खुला और अंदर तेज कदमों की आवाज के साथ कुसै हुसैन दाखिल हुए। उनके चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही थी। गवर्नर घबराकर खड़े हो गए। आप यहां? कुसै ने बिना समय गवाए आदेश उनके सामने रख दिया। यह राष्ट्रपति का आदेश है। हमें तुरंत बैंक के वॉल्ट खोलने हैं। पूरी नकदी हमें अभी इसी वक्त चाहिए। गवर्नर का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, इतनी बड़ी राशि निकालने में समय लगेगा। और कुसै ने उनकी बात बीच में काट दी, मैंने टाइम नहीं पूछा, मैंने आदेश दिया है। वोल्ट खोलो। कमरे में तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। गवर्नर जानता था कि यह आदेश टालना उसकी जान के लिए खतरा होगा। वह कांपते हाथों से वोल्ट की मास्टर चाबियां लेकर बाहर निकला। वोल्ट के सामने उचित सरकारी अधिकारी, सशस्त्र गार्ड और कुसै की टीम लाइन में खड़े थे। इतने भारी तनाव में वोल्ट खोलते समय कोई भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चाबी का घूमना, भारी लोहे के पहियों का खड़कना, अंदर जमा करोड़ों डॉलर की गंध तक कमरे में फैलती महसूस हो रही थी। जैसे ही वोल्ट खुला, अंदर का दृश्य किसी फिल्म जैसा था। वोल्ट के भीतर लंबी लंबी अलमारियां, ईंटों की तरह सजी हुई करोड़ों डॉलर की गड्डियां और बड़े बड़े बक्सों में रखी विदेशी मुद्रा। कुसै ने धीरे से कहा, सब लोड करो। एक भी डॉलर पीछे नहीं रहना चाहिए। काले कपड़ों में सुरक्षा दल बैंक कर्मचारियों के साथ ट्रकों की दिशा में नोटों की गड्डियां उठाकर ले जाना शुरू कर दिया। हर गड्डी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। यह सिर्फ नकदी नहीं थी, यह इराक की जनता का रिजर्व था,
देश की दशकों की मेहनत का संग्रह। कर्मचारी आपस में घबराहट से फुसफुसा रहे थे, इतना पैसा? ये कहा जा रहा है, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ट्रक का अंदरूनी हिस्सा धीरे धीरे भरने लगा। हर तरफ सिर्फ डॉलर की गंध, धूल और पसीने की महक मिलकर अजीब सा माहौल बना रही थी। गवर्नर पास खड़े कांप रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सर, यह रकम करीब $1 बिलियन से ज्यादा है। कुसै ने ठंडी आवाज में कहा, मैं जानता हूं, लेकिन इसकी रसीद। हिसाब। गवर्नर की आवाज धीमी हो गई। कुसै ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, क्या तुम मेरे आदेश की रसीद मांग रहे हो? गवर्नर तुरंत चुप हो गया। बैंक के बाहर माहौल और तनावपूर्ण था। धूप ट्रकों के ऊपर पड़कर चमक पैदा कर रही थी। हवा में डर, खामोशी और अफवाह फैल चुकी थी। कुछ राहगीर दूर खड़े फुसफुसा रहे थे, कहते हैं यह राष्ट्रपति का आदेश है। इतना पैसा किस लिए ले जाया जा रहा है? क्या यह युद्ध की तैयारी है? जैसे जैसे पैसा ट्रकों में भरता गया, बैंक के कर्मचारी पसीने से तरबतर होते गए। नोटों की गड्डियों को बक्सों में डालकर सील किया जा रहा था और हर बक्से को सैन्य अधिकारी गिनकर ट्रकों में चढ़ा रहे थे। यह पूरा ऑपरेशन किसी सर्जिकल मिशन की तरह तेजी से चल रहा था। 2 घंटे, 3 घंटे, समय रुक गया था। बाहर गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेकिन काम किसी भी हाल में रुक नहीं रहा था। धीरे धीरे तीनों ट्रक डॉलर से पूरी तरह भर गए। अंदर मौजूद सेना के अधिकारी ने कुसै को रिपोर्ट दी, सर, ट्रक तैयार है। लगभग $920 मिलियन लोड हो चुके हैं। कुसै ने गहरी सांस ली। चलो। गवर्नर अंतिम बार कुसै के पास आया और भयभीत स्वर में बोला, सर, ये पैसा वापस। कुसै ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतिहास ये तय करेगा कि ये पैसा सही जगह गया या गलत, तुम नहीं। इतना कहते ही वह मुड़े और वीआईपी सुरक्षा के साथ ट्रकों के आगे आगे चलने लगे। गेट खुला और सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से इतिहास की सबसे बड़ी नकदी निकासी शुरू हो गई। ट्रक शहर के बीचों बीच से होकर निकले। उनके साथ सेना का काफिला था। रास्ते के हर मोड़ पर गार्ड तैनात थे। आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज तेज होती जा रही थी। युद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन कुसै के लिए एक ही मिशन महत्वपूर्ण था, देश की संपत्ति को सुरक्षित जगह पहुंचाना। लेकिन वह जगह क्या थी? कोई नहीं जानता था। काफिला बगदाद की सड़कों से गुजरते हुए आगे बढ़ता रहा। हवा में धूल थी और हर तरफ खौफ पसरा हुआ था। कुछ लोग अपने घरों की खिड़कियों से यह रहस्यमयी काफिला गुजरते देखते रहे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास की सबसे चर्चित रॉबरी देख रहे हैं। बगदाद की धूल भरी सड़कों से गुजरता हुआ वह काफिला, जिसमें इराक के इतिहास का सबसे बड़ा नकदी संग्रह भरा था, धीरे धीरे शहर की सीमाओं से बाहर निकलता जा रहा था, लेकिन उसके साथ चल रही बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। सामने सड़क सूनी थी। आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट और करीब आ रही थी, और कुसै हुसैन अपनी एसयूवी में बैठे नक्शे और रेडियो कम्युनिकेशन को बार बार चेक कर रहे थे। उनमें वह बेचैनी नहीं थी जो आम लोगों में दिखती है, बल्कि उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी दृढ़ता थी, जैसे वह जानते हों कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उनके सामने का मिशन बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि अगर इस ऑपरेशन की भनक किसी को भी लगी, तो दुनिया इसकी व्याख्या चोरी, लूट या इतिहास की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के रूप में करेगी। लेकिन कुसै जानते थे कि पिता ने जो आदेश दिया है, उसके पीछे एक राजनीतिक मकसद भी है, युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण या शायद उनके सत्ता में वापस आने की एक गुप्त योजना। यह पैसा सिर्फ डॉलर नहीं था, यह इराक की ताकत थी, इराक का भविष्य था। काफिले की हर गाड़ी के अंदर सैनिक पसीने से सोख थे, लेकिन उनके चेहरे पर मिशन की गंभीरता साफ झलक रही थी। जैसे जैसे काफिला बाहर की तरफ बढ़ा, शहर का शोर कम होता गया और रेगिस्तानी रास्ते की खामीरी हवा सामने आने लगी। ट्रक भारी थे, उनका वजन लाखों डॉलर की गड्डियों के कारण कई गुना बढ़ गया था। सड़क पर हर झटका ड्राइवर की सांस रोक देता था। इस बीच कुसै का रेडियो क्रैकल हुआ। एक अधिकारी की आवाज आई, सर, रिपोर्ट है कि अमेरिकी हवाई जहाज हमारी लोकेशन के पास गश्त कर रहे हैं। कुसै ने शांत स्वर में कहा, काफिला स्पीड बढ़ाए और ऑल्टरनेट रूट C57 पर जाए।
सभी ट्रकों ने तुरंत दिशा मोड़ दी। यह पूरा ऑपरेशन किसी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा लग रहा था, डर, तनाव और अंधेरे में छिपा हुआ उद्देश्य। इस बीच बैंक में कोहराम मच गया था। गवर्नर गहरी चिंता में डूबा था। कर्मचारियों की फुसफुसाहट बढ़ चुकी थी। इतना पैसा क्या सचमुच राष्ट्रपति ने लिया? कुछ लोग कह रहे थे, यह चोरी नहीं है, सरकारी आदेश है। दूसरे लोग डरते हुए विस्पर कर रहे थे, अपने देश की दौलत कैसे ऐसे निकाल सकते हैं? लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं था। बैंक के बाहर जनता इकट्ठा होने लगी। सभी को पता चल चुका था कि कुछ अविश्वसनीय हुआ है। गवर्नर ने फोन उठाया और प्रधानमंत्री कार्यालय को कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसे एहसास हो गया कि यह ऑपरेशन शीर्ष स्तर का था और इसमें उसका विरोध करना उसकी जान के लिए भारी पड़ सकता था। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, लेकिन मीडिया पर कड़ा नियंत्रण था। कोई कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन अफवाहों को कौन रोक सकता है? पूरा बगदाद गूंज रहा था, कुसै हुसैन ने बैंक लूट लिया। $920 मिलियन। कौन ले गया? लेकिन असल में यह राजकीय लूट थी, सरकारी आदेश के साथ की गई सबसे बड़ी नकदी निकासी। उधर काफिला शहर से काफी दूर निकल आया था। रेगिस्तान की सुनसान सड़कें ट्रकों की आवाजों से गूंज रही थीं। सूरज ऊंचा चढ़ चुका था, गर्मी बढ़ती जा रही थी। कुसै ने अपनी गाड़ी खिड़की खोली, बाहर तेज हवा उनके चेहरे से टकराई। उनके बॉडीगार्ड ने धीमे स्वर में पूछा, सर, यह पैसा कहाँ ले जाया जा रहा है? कुसै ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारी सेना के गुप्त बंकर में, जहां कोई दुश्मन पहुंच नहीं सकता। गार्ड ने पूछा, लेकिन सर, इतनी बड़ी राशि? कुसै ने उसकी ओर देखते हुए कहा, युद्ध में हथियार, सप्लाई और भविष्य की सरकार, सब पैसे से चलता है। हम अमेरिका को यह मौका नहीं देंगे कि वे हमारी अर्थव्यवस्था को कब्जे में लें। गार्ड चुप हो गया। उसके पास कोई तर्क नहीं था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या यह वाकई देश की सुरक्षात्मक योजना थी या सत्ता बचाने की कोशिश? काफिला आगे बढ़ता गया और दोपहर तक वे बगदाद से 40 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। रास्ते में एक छोटा गांव पड़ा जहां कुछ बच्चे सड़क किनारे खेल रहे थे। ट्रकों का शोर सुनते ही वे हैरानी से खड़े हो गए। इतना बड़ा सरकारी काफिला उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ बुजुर्गों ने दूर से हाथों पर छाया बनाकर आंखों को ढकते हुए पूछा, कौन सा काफिला है? किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके सामने से दुनिया की सबसे बड़ी डकैती का माल होकर गुजर रहा है। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस भी खामोश नहीं बैठी थी। CIA और NSA दोनों को पता था कि बगदाद में कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि क्या। एक अमेरिकी विश्लेषक ने रिकॉर्डिंग सुनते हुए कहा, कुछ मूवमेंट बैंक के पास डिटेक्ट हुआ है, भारी ट्रकों का। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन युद्ध शुरू होने में कुछ घंटे थे, इसलिए कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाया जा सका। यही वजह थी कि कुसै का ऑपरेशन अब तक बिना रुकावट चल रहा था। काफिला अब एक चेकपोस्ट पर पहुंचा। सैनिकों ने सलामी दी। यह प्रेसिडेंशियल गार्ड की सीमा थी। यहां से काफिला सुरक्षित क्षेत्र में माना जाता था। कुसै गाड़ी से उतरे और कमांडर से मिले। सब व्यवस्था तैयार है? कमांडर ने तुरंत कहा, जी सर। बंकर तैयार है। अंदर स्टोरेज के लिए अलमारियां और कंटेनर भी लगा दिए गए हैं। कुसै ने एक छोटा नक्शा निकाला और बोले, इन ट्रकों को सीधा बंकर नंबर 12 में ले जाओ। अब असली तनाव शुरू हुआ। $920 मिलियन की गड्डियां बंकर के भीतर उतारी जा रही थीं। अंदर घुप अंधेरा था, बस कुछ पीली रोशनियां टिमटिमा रही थीं। नोटों की गड्डियों की आवाज फिर एक बार हवा में फैल गई। सैनिक एक एक बॉक्स को सावधानी से उठा रहे थे। हर बॉक्स का वजन लगभग 40 से 50 किलो था। इतनी रकम शायद ही दुनिया ने कभी एक जगह इतने करीब से देखी हो। कुसै अंदर निरीक्षण के लिए गए। बंकर लंबा, चौड़ा और ठंडा था। सीमेंट की मोटी दीवारें, स्टील के दरवाजे और कई लेयर की सुरक्षा। यहीं रहेगा, कुसै ने कहा। कमांडर ने पूछा, सर, क्या इसे बाद में कहीं और शिफ्ट करना है? कुसै ने कहा, जब समय आएगा। इस बीच एक सैनिक हिम्मत करके पूछ बैठा, सर, क्या यह सच है कि यह पूरा पैसा इराक की जनता का रिजर्व है?
कुसै ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह पैसा अब देश की सुरक्षा का हिस्सा है। अगर हमने इसे नहीं लिया तो दुश्मन इसे कब्जा कर लेगा। सैनिक ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। बंकर में 4 घंटे तक यह ट्रांसफर चलता रहा। एक भी गड्डी में कमी न हो, इस पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही थी। हर बार सैनिक ट्रक से बॉक्स उतारते और बंकर की अलमारी में रखते, हवा में पसीने और धूल की महक भर जाती। कुसै लगातार गिनती करवा रहे थे, कितने बॉक्स बचे? और लाओ, तेजी करो। अंततः जब आखिरी बॉक्स बंकर में रखा गया तो पूरी टीम ने राहत की सांस ली। कुल रकम लगभग 920,000,000 इतिहास के किसी भी बैंक से एक बार में निकाली गई सबसे बड़ी राशि। कुसै ने कमांडर को आदेश दिया, बंकर सील कर दो। अंदर मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा। उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, फिर सैनिकों ने भारी दरवाजे बंद कर दिए। स्टील के दरवाजों की आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी, जैसे इतिहास खुद उस घटना के बंद हो जाने पर दस्तखत कर रहा हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। काफिला वापस राष्ट्रपति भवन की ओर लौटने लगा। इसी बीच रेडियो पर एक अलार्मिंग संदेश मिला, सर, अमेरिकी सेना ने बगदाद पर पहला हमला शुरू कर दिया है। कुसै ने आंखें बंद की, युद्ध शुरू हो चुका था। और उनका इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन ठीक युद्ध के शुरू होने से कुछ घंटे पहले सफल हो चुका था। काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर लौट रहा था, लेकिन अब बगदाद की हवा में सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि बारूद की गंध भी घुल चुकी थी, क्योंकि अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की पहली मिसाइलें दाग दी थीं। आसमान लाल चमक से भर गया था और दूर दूर तक धुएं के खंभे उठने लगे थे। कुसै हुसैन अपनी काली एसयूवी में बैठे रेडियो इंटरसेप्ट सुन रहे थे। हर तरफ अफरातफरी, अस्पतालों में हाहाकार और बगदाद के ऊपर मंडराते विमानों की गूंज। लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह जानते थे कि उन्होंने जिस मिशन को पूरा किया है, उसकी सफलता अब युद्ध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पैसा इराक की शैडो सर्वाइवल का आधार बनने वाला था। एसयूवी के आसपास सैनिक हथियार तैयार करके बैठे थे। हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक रेडियो पर तेज आवाज आई, सर, पैलेस गेट पर अमेरिकी मिसाइल गिरी है। कई सैनिक घायल। कुसै ने तुरंत जवाब दिया, गाड़ी रोकना मत। किसी भी कीमत पर प्रेसिडेंशियल कंपाउंड पहुंचना है। सड़कें अब टूटे मकानों, भगदड़ और धुएं से भरी थीं। बच्चे रो रहे थे, लोग शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। ट्रकों का भारी शोर और युद्ध की दहशत एक साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे सिर्फ युद्ध देख चुके लोग ही समझ सकते हैं। धीरे धीरे काफिला कंपाउंड के नजदीक पहुंचा। वहां पहले ही सैनिकों का जमावड़ा था। जैसे ही गाड़ियां अंदर गईं, कुसै तेजी से बाहर निकले और अपने पिता सद्दाम हुसैन के बंकर की ओर बढ़े। अंदर सद्दाम गहरे विचार में डूबे बैठे थे, मानो उन्हें पहले से पता था कि अमेरिका पूरे जोर से हमला करेगा। कुसै ने कहा, मिशन पूरा हो गया है। सारी राशि बंकर 12 में सुरक्षित है। सद्दाम ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता थी। असली जंग अभी शुरू हुई है। पैसा तो सुरक्षित है, लेकिन हम? वह धीमे से बोले, अगर हम खत्म हो गए तो यह पैसा किसका होगा? कुसै ने जवाब दिया, हम इराक हैं, पिता। जब तक हम जीवित हैं, देश जीवित है। यह संवाद उनके मनोबल को बढ़ाता नहीं था, बल्कि आने वाले अंधेरे की आहट को और स्पष्ट करता था। उधर दुनिया को अभी तक यह नहीं पता चला था कि $1 बिलियन का इराकी रिजर्व रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। कुछ विदेशी पत्रकारों ने अफवाहें सुनी, लेकिन युद्ध की अराजकता में कोई बैंक लूट जैसी खबर पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस धीरे धीरे चीजें समझने लगी थी। एनएसए ने उपग्रह चित्र भेजे। सद्दाम के प्रेसिडेंशियल गार्ड ट्रक लेकर बैंक में दाखिल हुए। कुछ घंटों बाद खाली लौटे। सीआईए का विश्लेषक तुरंत बोला, दे टुक द मनी। सद्दाम मूव्ड द कैश। यह गंभीर खोज थी, क्योंकि अमेरिका जानता था कि सद्दाम नकदी का उपयोग अपनी वफादार मिलिशिया, हथियारों और गुप्त समर्थन के लिए कर सकता है। इसी दिन शाम को अर्जेंट अलर्ट जारी हुआ, फाइंड द मनी। अमेरिका अब इस रकम की खोज को एक प्रायोरिटी मिशन बनाने वाला था। दूसरी ओर
बंकर 12 में वह रकम पूरी तरह सुरक्षित पड़ी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, सद्दाम ने तय किया कि इस पैसे का कुछ हिस्सा देश भर की वफादार इकाइयों तक पहुंचाना होगा ताकि अमेरिकी सेना का मुकाबला किया जा सके। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, हर मूवमेंट उपग्रहों द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था। तभी एक गुप्त मीटिंग हुई जिसमें सद्दाम, कुसै और कुछ शीर्ष अफसर मौजूद थे। सद्दाम ने नक्शा मेज पर फैलाकर कहा, हम इस रकम को कई हिस्सों में बांटेंगे। इसे एक जगह रखना सुरक्षित नहीं है। दुश्मन अगर बंकर ढूंढ लेता है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कुसै ने कहा, हम इसे ट्राइबल लीडर्स, फेड सद्दाम की यूनिट्स और उत्तरी गुटों तक पहुंचाएंगे। लेकिन यह बेहद गोपनीय रहेगा। सभी ने सिर हिलाया। ऑपरेशन कोडनेम रखा गया सैंड शैडो। कुछ ही दिनों बाद रात के अंधेरे में बंकर 12 खोला गया। अंदर डॉलर की गंध और स्टील की दीवारों की नमी के बीच गोलियों की आवाज दूर से आती सुनाई दे रही थी। सैनिकों ने फिर वही भारी बक्से उठाने शुरू किए। लेकिन इस बार उनकी संख्या कम थी, सिर्फ 40 बॉक्स निकालने थे। ट्रकों पर किसी भी लाइट का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, नाइट विजन गॉगल्स और हाथ के संकेतों से पूरा ऑपरेशन चल रहा था। कुसै खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अमेरिकी सेना उनकी बातचीत सुन रही है। CIA ने एक इंटरसेप्ट पकड़ा, काफिला रात में बंकर 12 से निकलेगा। उसी समय अमेरिका ने एक विशेष कमांडो टीम तैयार की, टास्क ग्रुप स्कॉर्पियन, जिनका काम था इन पैसों का पीछा करना। लेकिन काफिला पहले ही निकल चुका था। ट्रक रात के अंधेरे में बगदाद के दक्षिणी इलाकों की ओर बढ़े। रेगिस्तान की ठंडी हवा में रास्ता भयानक रूप से शांत था। हर सैनिक जानता था कि अगर दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया तो वे कभी वापस नहीं आएंगे। ट्रक एक गांव पहुंचे जहां कुछ जनजातीय नेता उनका इंतजार कर रहे थे। इन्हें सद्दाम ने पहले ही वादा किया था कि युद्ध के बाद उन्हें शक्ति और पद मिलेगा। इन नेताओं ने जमीन में बने छिपे कमरों में बक्से रखवा दिए। कुसै ने उनमें से एक से कहा, याद रहे, ये पैसे देश के लिए हैं। अगर तुमने गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। वह नेता कांपते हुए बोला, हम आपकी वफादारी साबित करेंगे। ट्रक आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही काफिला 5 किलोमीटर दूर पहुंचा, दूर आसमान में रोशनी चमकी। अमेरिकी ड्रोन ने उनके टायरों के निशान डिटेक्ट कर लिए थे। रेडियो पर तुरंत चेतावनी आई, AAF ड्रोन ट्रैकिंग योर कन्वॉय। कुसै ने चिल्लाया, लाइट्स ऑफ, स्पीड अप। ट्रक तेजी से आगे बढ़े, धूल उड़ाते हुए। अचानक ऊपर से एक मिसाइल धमाके के साथ पास की जमीन पर गिरी। कंपन से ट्रक के ड्राइवर का हाथ कांप गया, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। यह एक भयानक पीछा था, अमेरिकी ड्रोन बनाम इराकी सैनिक। लेकिन काफिले ने किसी तरह खुद को बचा लिया और रेगिस्तान में एक गुप्त सुरंग में छिप गया। यह सुरंग सद्दाम ने कई साल पहले बनवाई थी ताकि आपात स्थिति में भागने के रास्ते रह सकें। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस में हड़कंप मच गया। दे स्प्लिट द मनी, दे आर मूविंग इट इनटू ट्राइब्स। अब अमेरिका ने तय किया कि जमीन पर खोज शुरू करनी होगी। कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी सैनिक बगदाद में दाखिल हो गए। सद्दाम और कुसै अपने ठिकानों से फरार हो गए। प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लिया गया। बंकर 12 की खोज शुरू हुई। लेकिन जब अमेरिकी सैनिक वहां पहुंचे, बंकर पूरी तरह खाली था, सिर्फ कुछ धूल, पैरों के निशान और टूटे बॉक्स बचे थे। द मनी इज गॉन, कमांडर ने रिपोर्ट दी। CIA के प्रमुख ने सिर पकड़ लिया। $1 बिलियन वैनिश्ड इन थिन एयर। अब कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। इन पैसों का आगे क्या हुआ? कुछ बॉक्स जनजातीय नेताओं के पास रहे। उन्होंने युद्ध के दौरान अमेरिकी फोर्सेस से सौदेबाजी की। कई नेताओं ने पैसे बचाने की कोशिश की, लेकिन युद्ध, लूटपाट और स्थानीय गिरोहों के बीच भारी रकम गायब होने लगी। कुछ बॉक्स ईरान की सीमा की ओर ले जाए गए, जहां से हथियार खरीदे जाने थे। लेकिन सीमा के पास एक बॉक्स गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि उसे चोर ले गए, कुछ कहते हैं कि स्थानीय मिलिशिया ने कब्जा कर लिया। वास्तविकता कोई नहीं जानता। कुसै और उदय हुसैन भागते भागते उत्तर इराक पहुंच गए। उनके पास भी कुछ रकम थी, जिसे वे अपने समर्थन नेटवर्क को बनाए रखने में उपयोग कर रहे थे।
लेकिन एक दिन अमेरिकी फोर्सेस ने उनके छिपने की जगह की लोकेशन ट्रैक कर ली। एक भीषण गोलीबारी में दोनों मारे गए। अमेरिकी सैनिकों को वहां से कुछ लाख डॉलर मिले, लेकिन पूरी रकम कहीं नहीं थी। इस घटना ने यह रहस्य और गहरा कर दिया कि आखिर बाकी पैसा कहाँ गया। सद्दाम खुद अंततः पकड़ा गया, लेकिन उसके पास भी वह रकम नहीं मिली जो उसने बैंक से निकाली थी। अमेरिकी सैनिक उसे बार बार पूछते थे, वेयर इज दी मनी? लेकिन सद्दाम सिर्फ एक बात कहता, यह देश का पैसा है। जिसे चाहिए था उसे मिल गया। अब तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। उसकी आंखों में एक अजीब रहस्य छिपा होता था। शायद उसे पता था कि पैसा कई हिस्सों में बंटकर कई हाथों में जा चुका है। युद्ध खत्म होने के बाद इराक में अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा पैसा सीरिया चला गया, किसी ने कहा इसे तुर्की के रास्ते यूरोप पहुंचा दिया गया। कुछ कहते हैं सद्दाम के गुप्त समर्थक अभी भी उस रकम को छिपाए बैठे हैं। इराक की जनता इस रहस्य से परेशान थी, हमारी दौलत कहाँ गई? कई सालों बाद अमेरिकी रिपोर्ट ने खुलासा किया, बहुत सी रकम कभी नहीं मिली। कुछ $100 मिलियन अभी भी लापता हैं। यह इतिहास में आज भी लॉस्ट इराकी कैश के नाम से जाना जाता है।